स्वागत करते हैं। जिस प्रकार क्रम चल रहा है, अलग अलग कमरों की सफाई का, दिवाली आ चुकी है, दिवाली की तैयारी में आप लग जाएंगे। तो आइए, दिवाली के पहले अभी नवरात्र आने वाला है, उसके पहले हम हमारे अंदर के रूम क्लियर करें। हमारा प्रयास रहता है कि हम मेडिसिन के साथ, ब्लेसिंग्स, हीलिंग के साथ साथ आप लोगों को मेडिसिन से भी अवगत कराते रहे, क्योंकि कोई भी चीज को ठीक होने में दवा और दुआ जो लगती है, और दवा आज चूंकि हमारा 4th रूम का समय है, 4th रूम रिप्रेजेंट यूर, कौन बताएगा 4th रूम किसको रिप्रेजेंट करता है? एनीबॉडी कैन से? वाह, डॉक्टर साहब वेलकम। आप बताइए 4th रूम किसको रिप्रेजेंट करता है? मदर को रिप्रेजेंट करता है, पार्ट ऑफ और इसमें लंग्स, चेस्ट और हार्ट। तो आज देखिए, लंग्स और चेस्ट के, मैं कहूं भगवान या ईश्वर तो कोई असंगति नहीं होगी। द पर्सन, ए वेरी जेंटल पर्सन, ए वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा दिल का इंसान ही एक अच्छा डॉक्टर सफल बनता है। ऐसा डॉक्टर जिसमें ईगो का कॉम्बिनेशन हो, प्राउड हो, तो हो सकता है अल्प समय के लिए वो धन तो कमा सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल को नहीं कमा सकते। ऐसे एक शख्स हमारे बीच में है, डॉक्टर प्रमोद झंवर जी, जो वी आर सो ब्लेस्ड कि आज प्रमोद झंवर जी ने अपना समय दिया, और ही वर्क सो लॉन्ग। मैं आपको इनके बारे में क्या बताऊं। ओवरऑल आज का जो हमारा रूम है, 4th रूम, जो ब्रेथ का आता है, चेस्ट का आता है, आज क्लिनिकली एडवाइस देने हमारे बीच में झंवर जी आए हैं। झंवर जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हम हमारा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार। Thank you so much, sir, for giving me the opportunity this evening. बहुत से लोग बाहर के, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अब देखिए, डॉक्टर साहब आ गए हैं। डॉक्टर साहब और आपके बीच में मैं वो करते हुए, आज हमें लंग्स पर बात करनी है, चेस्ट पर बात करनी है। और ये लंग्स, जिसको हम दूसरे शब्दों विष्णु स्थान कहते हैं, इज द ऑपरेशन पार्ट, द ह्यूमन बॉडी ऑपरेट, संचालन, इसलिए विष्णु स्थान इसको कहा गया है। जनरेटर का जी मतलब ब्रह्म स्थान, ऑपरेटर का ओ, जो होल बॉडी ऑपरेट करता है, और जिसमें एक चीज जो हर चीज सिखाई गई आपको, लेकिन एक श्वास लेना नहीं सिखाया, और श्वास नहीं ले, सही तरीका नहीं जानने के कारण हम ऐसे कितने रोगों से गिर जाते हैं। उस रोगों से जागरूक करने के लिए, और इस पैंडेमिक टाइम में हम अपने लंग्स की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करें, कैसे बचें, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आप अपने मुखारबिन से जरूर हम लोगों को एड्रेस करें। धन्यवाद कृष्णा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। एंड मैं सबसे भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आप लोगों के बीच में उपस्थित होने के लिए। अभी आप जानते हैं कि इस समय वर्ल्ड ओवर में पेंडेमिक कोविड-19 का चल रहा है। कोई देश ऐसा नहीं बचा जहाँ इसका असर नहीं हो, और सारी जगह त्राही मची हुई है। लंग्स, वैसे ब्रीदिंग, जैसे सर ने कहा है कि ब्रीदिंग एक ऐसा चीज है जो हम लोग बिल्कुल ढंग से नहीं लेते हैं। सांस का लेने का तरीका जैसा होना चाहिए वो हम लोग ढंग से नहीं लेते हैं। हमारे जीवन के शुरुआत से जब हम पैदा होते हैं और जब तक हमारी मृत्यु होती है, तब तक सांस हमारी चलती रहती है। और सांस का मुख्य काम है, जब हम प्राणवायु लेते हैं तो हमारी नाक से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं यूजुअली। कई बार लोग मुंह से सांस लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो नाक से सांस का जो पैसेज है वो सीधे लंग्स के ट्रेकिया में जाता है, और ट्रेकिया से ब्रोंकस, और ब्रोंकस से वहाँ पे बहुत सी एल्वियोलाई होती है, बहुत सारे गुब्बारे होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन का प्रवाह हमारे ब्लड में जाता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ये बेसिक इसका पैथोफिजियोलॉजी है हमारे सांस के लेने की। और सांस के 2 सेंटर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल सेंटर्स जो ब्रेन में होते हैं, मेडुला में होते हैं, और एक होता है पेरिफेरल होते हैं जो हमारे मसल्स में जो होते हैं। मसल्स की तो हम लोग बहुत अपना आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारे सांस का जो कभी हम अगर योगा में हम कर ज़्यादा ट्रेन हो
बहुत डीप सांस लेते हैं और प्रॉपर अगर भस्त्रिका, कपालभाति, लोम अनुलोम अगर प्राणायाम करते हैं हम लोग, तो हमारे सांस की जो क्षमता है, ऑक्सीजन की जो क्षमता है बॉडी में, काफी मात्रा में हम लोग ले सकते हैं और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेशन भी काफी अच्छे से होगा। ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन से हमारे सारे जो फूड लेते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है और हमें एनर्जी प्राप्त होती है और उस एनर्जी को हम हमारे दैनिक कार्यक्रम में हमारे यूटिलाइज करते हैं, चाहे हार्मोन बनाने में, चाहे हमारे बॉडी के ग्रोथ हार्मोन्स हैं, हमारे सेक्स के फंक्शंस हैं और जो हमारी वेल बीइंग है वो हम लोग हमारे प्राणवायु से तो है सब चीजें। तो जैसे अगर पॉल्यूशन की हम बात करें, जैसे भी समय पॉल्यूशन का बहुत जबरदस्त वर्ल्ड ओवर में इसका इंसिडेंस काफी था। पॉल्यूशन रिलेटेड जो डिसीजेस थी वो काफी बड़ी थी। अभी लॉकडाउन में जरूर कम हुई है, लेकिन फिर से जैसे जैसे लॉकडाउन खोला है, सारे व्हीकल इमिशंस हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस हैं, जो ऑक्यूपेशनल हेजार्ड्स हैं, स्मोकिंग की जो हमारी टेंडेंसी है, तो और कुछ जो हम लोग दैनिक उसके अलावा जो बीमारियों के नाम मैं बता रहा हूँ, जो नाक की जो हमारी मेन बीमारियां होती है, नाक की एलर्जी होती है, इसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। और अगर इसमें अगर ज्यादा पोलिप्स हो तो हम लोग स्नोरिंग करते हैं और कई बार सांस रुकती है, खराटे में तब्दील होती है, इसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। मतलब ऐसे कई पेशेंट्स होंगे हम हमारे आसपास में जो रात में सोते समय बहुत से खराटे भरते हैं और उनकी सांस एकदम रुक जाती है और वो एकदम चोकिंग सेंसेशन होता है नाक गले के अंदर से, और वो चोकिंग होने से उनका ऑक्सीजन बराबर बॉडी में जा नहीं पाता, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ पाती और उसी कारण से बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्रेन में सेंस करती है। जो आपकी डीप नींद होती है जिसमें आपके सारे हार्मोन्स बनते हैं वो धीमे धीमे खत्म होते हैं। जो डीप नींद को रेम स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मोमेंट स्लीप बोलते हैं, जिसमें हमें सपने आते हैं, हमें हमारा वेलबींग होता है, हमारे सेक्स के फंक्शन जागृत होते हैं और हमारा कम्युनिकेशन से हमारा डिसीजन मेकिंग क्षमता है वो खराब होती है और हम चूंकि नाइट में नींद ढंग से नहीं होती, दिन में हम झपकी मारते रहते हैं। तो एक पेशेंट ये जो बीमारी इसको बोलते हैं स्लीप एपनिया, जो नाक से संबंधित है, लेकिन ये गले के फेरिंजियल मसल का कोलैप्स होने से प्रॉब्लम आती है। और विश्व भर में सबसे बड़ी बीमारी है एलर्जिक से जोनित, वो है एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक अस्थमा, यानी सांस के ब्रोंकल अस्थमा बोलते हैं इसको। सांस की ट्यूब के अंदर जो नॉर्मल ट्यूब ऐसी खुली होना चाहिए, उसमें सुकड़न और सूजन बन जाती है और खास कारकों के ट्रिगर्स में आने के बाद में उसमें स्पाजम्स होते हैं और ऑक्सीजन की कमी होती है और जब पेशेंट जब सांस छोड़ता है तो घराटे जैसे सराटे जैसे आवाज आती है, जैसे कोई विजलिंग साउंड्स होते हैं। और कुछ पेशेंट्स होंगे जो स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें जो ऑक्यूपेशन की बात बोल रहा था, स्मोकिंग वाले पेशेंट में सीओपीडी बहुत कॉमन है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। और उसके बाद में कुछ बीमारियां जो पॉल्यूशन से जनरेट है या ऑटोइम्यून डिसीज है, लंग्स में फाइब्रोसिस है, लंग की सूजन सिकुड़न। अभी बहुत से पेशेंट को देख रहे होंगे आप, वो मशीन पे ऑक्सीजन की मशीन के बगैर रह नहीं सकते, उनको पेशेंट्स को बाईपेप की मशीन लगती है। हमारे देश में ऑलरेडी इंडिया में जो रेम्पेंट था बीमारी इन्फेक्शन में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। हमारे निमोनिया देखें, हर पेशेंट्स को अभी निमोनिया, ये जो भी कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें सारे गुब्बारे में पूरा बलगम जमा हो जाता है जो कड़क रहता है और वहां से वो ब्लड वेसल में जाता है वायरस कोविड-19 और वहां पे ब्लड वेसल में थ्रोम्बोसिस बनाता है। तो ये कुछ बीमारियां थी अलग अलग मैंने जो बोली। और कुछ होती है वास्कुलर डिसीज होती है लंग्स के अंदर, जो कि पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन होता है। तो ये कुछ बीमारियां थी जो मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं। और शायद कोई भी ऐसी बीमारी रेस्पिरेटरी की ऐसी नहीं है जो योग से ठीक नहीं हो। ये बात मान के चलिए आप, 27 साल की प्रैक्टिस में मैंने देखा कि सारी बीमारियों का इलाज लगभग दवाइयां हैं, लेकिन दवाइयों से हम लोग एक हद तक उसके लक्षण काबू पा सकते हैं, बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर हम हमारे विज्ञान को, हमारे आध्यात्म को और साथ में योग को जोड़ दें तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कोई हीलिंग हो ही नहीं सकती जिंदगी में। तो जैसा आप जानते हैं कि बहुत से लोगों की तो नाक भी खुली नहीं होती। लोग जब आते हैं मेरे पास दिखाने के लिए, साहब मैं जब इंडोस्कोपी करता हूँ, नाक से डालता हूँ, तो उनकी नाक बोले साहब बिल्कुल अच्छी है, लेकिन देखो तो नाक में इतना ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कभी मतलब नाक का जो स्वर होते हैं, जो सुर जो जाने चाहिए वो बिल्कुल छोटे, चाहे वो एलर्जिक राइनाइटिस से हो या सेप्टम किसी का डिवेटेड हो। कल भी आपने ईएनटी में डॉक्टर कर्नावट साहब से आपसे बात हुई होगी, जिन्होंने ईएनटी पे काफी विस्तृत चर्चा की होगी आपसे। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जरूरी जो जिंदगी में हमें मालूम होना चाहिए
मालूम होना चाहिए कि ये चीजें कैसे हम लोग बीमारियों को मतलब ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। नॉर्मल जो हमारी सांस की जो रेट होती है वो होती है 16 से 20 के लगभग हमारी रेट। और जितने भी कछुआ जो होता है वो धीमे धीमे सांस लेता है, उस पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को लेके पूरा ऑक्सीजन को धीमे धीमे यूटिलाइज करता है पेशेंट के उसमें। तो उसकी लेंथ, उसकी लाइफ काफी लंबी होती है। हम लोग जब भी एंग्जाइटी में होते हम देखते हैं ज्यादा सांस ऐसे बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। हमें से भी कई चीजों में देखा होगा कि अचानक कोई बड़ा आदमी आ जाता है या तो हमारा एकदम कोई जैसे अमिताभ बच्चन ही मिल जाए कभी हमको, तो एकदम हमें सांस एकदम ऐसी लगे कि हम अंदर सांस जा ही नहीं रही हमारी, इतना हम लोग एंग्शियस हो जाते हैं। तो एक होता है जिसको बोलते हैं अपन हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम। मतलब कई बार अपन ऐसे नॉर्मल है लेकिन कई बार एंग्जाइटी होती है तो हम क्या करते हैं, अपन ऐसे सांस घेरी घेरी सांस लेते हैं। मतलब उसमें सांस जा तो रही है, ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट नहीं होता है। और कई बार कुछ समय बाद में वो ऑक्सीजन भी ढंग से नहीं जाती, लगा बिल्कुल चेस्ट अब हमारा फूला फूला सा लगता है। हमारे जब हम सांस लेते हैं तो कम से कम 4 से 5 लीटर हमारे सांस अंदर जाती है नाक से। जब हम एक टोटल लंग कैपेसिटी में एक एडल्ट की बात बोल रहा हूँ, और उसमें से कम 1.5 लीटर की जो हवा होती है वो जो नीचे गुब्बारे में होती है वो वहीं रहती है। इसको बोलते हैं हम फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब वो गैस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेती। तो ये जो हम लोग योग अभ्यास करते हैं उससे क्या होता है, हम लोग जब प्राणायाम करते हैं, जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के बाद में जो ऑक्सीजन का प्रवाह है वो पूरा अंदर से पूरी एलुलाई खुल जाती है हमारे बॉडी की। हमारे एंडोर्फिन्स निकलना शुरू होते हैं, हमें अच्छा अच्छा लगने लगता है क्योंकि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वॉश हो रहे हैं। जब आप किसी ध्यान में जाते हैं, आप अंदर सब ऑक्सीजन जाती है तो आपके सारे एलुलाई खुल जाते हैं पूरे पूरे। तो पूरी सांस के ट्यूब के अंदर के ब्रोंकोस्पाज्म्स हैं, कभी कुछ है, तो वो आपके पूरे सांस के जो सिक्रीशंस है वो हम लोग कपालभाति से बाहर निकाल सकते हैं। तो बहुत पेशेंट्स को जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, लंग डिसीज के पेशेंट्स हैं, जिनको इम्फासीमा है पेशेंट के अंदर, उनमें कपालभाति और भस्त्रिका का बहुत महत्व है, जो हमें नियमित रूप से प्राणायाम करना चाहिए। और जब हम ध्यान लगाते हैं तो लोम अनुलोम से हम लोग जब ध्यान लेते हैं तो हमारी सारी नाड़ियां खुल जाती है, चंद्र और सूर्य नाड़ियां खुल जाती है। और बहुत से लोग उस पर डिपेंड करते हैं। जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो हमारी कई रोग दूर हो जाते हैं और हमें हमारी मेंटल एक्सिस का भी बहुत हेल्प करता है। एक आप जब खड़े बैठते हैं आराम से ध्यान मुद्रा में, आपकी स्पाइनल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होने के कारण आपका जो ओल्ड एज के अंदर जो कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, वो धीमे धीमे वो भी उसमें इम्प्रूवमेंट होने की संभावना होती है। एक बार आप कुबड़े हो गए, एक बार आपका कुबड़ा निकल गया तो उसको फिर डिफिकल्ट है उसको सीधा करना। तो हमेशा योगाभ्यास का जब हम बैठते हैं ध्यान मुद्रा में स्ट्रेट बैठते हैं तो उसका महत्व है। हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, हमारे ज्वाइंट जब हम कभी कोई भी मूवमेंट करते हैं, जो स्ट्रेचिंग कराते हैं या, तो उस समय हमारे एक एक मसल्स हमारी खुल जाती है। और जब हम कई बार इतना हार्ट की रेट को बढ़ा देते हैं कि हमारे सांस की जो प्रक्रिया है वो इतनी ऊपर चली जाती है कि हमारे सांस के कारण से हार्ट की गति बढ़ने से आपका जो अगर कोई भी वेसल चोक भी हो तो वो भी उसका चोक भी खुल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये सांस का बहुत बड़ा, अगर हम सही तरीके से सांस लें, हमें एब्डोमेन से भी कई बार जो सिंगर्स होते हैं वो कब सांस लेते हैं कब सांस छोड़ते हैं पता नहीं चलता। देखें लता मंगेशकर जी को, और बड़े बड़े जो गायक हैं एक ही सांस में लंबे लंबे भी गीत गा देते हैं। तो अगर हम ये योगाभ्यास से सांस लेना ढंग से सीख जाए, सांस लेने के लिए हमेशा सांस छाती तक नहीं भरना, हमेशा पेट तक सांस हवा जाना चाहिए और सांस को धीमे धीमे बाहर सांस छोड़ना चाहिए। हम लोग बहुत जल्दी सांस लेते हैं और जल्दी छोड़ते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप धीमे धीमे इसको प्रैक्टिस करते हैं जिंदगी में तो आप एकदम नॉर्मल आना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ प्रश्न हो तो उनको मैं ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाऊंगा मैं, अगर ऐसे होंगे तो वो। क्वेश्चन रिगार्डिंग पूनम माधवी who unable to take the participant। डॉक्टर साहब एक बात मेरे ही प्रश्न है कि जैसे आपने बड़ा, हम स्वागत करते हैं इस बात का कि प्राणायाम और विशेषकर प्राणायाम की भस्त्रिका ये एक अलौकिक परिवर्तन शरीर में देते हैं हमारे ऑक्सीजन को, क्योंकि शरीर के टॉक्सिन्स ये ब्रेथ से CO2 के रूप में बाहर आते हैं। तो हम हमारे लंग्स का अधिक से अधिक प्रयोग कैपेसिटी करते हैं, वह केवल प्राणायाम के माध्यम से हो पाती है, या जो अधिक आयु के लोग हैं इन्हें कोई मेडिसिन सपोर्ट से भी दे कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स?
जैसे नॉर्मल अगर बात करें कि एक नॉर्मल आदमी जिसको कोई सांस की बीमारी नहीं है, तो कोई भी आदमी 35 साल के बाद में 5 से 10 ml वॉल्यूम उसका लंग्स का खत्म होना शुरू होता है। तो ऐसा नहीं, जो जवान अगर है, मतलब 18 साल का है या 25 साल का है, तो उन लोगों के लंग्स के हिसाब से ओल्ड एज के लंग्स तो वीक रहेंगे, क्योंकि वो जो एज के कारण डिजेनरेटिव चेंजेस है वो हो रहे हैं। लेकिन कई पेशेंट है जिनको ऑक्यूपेशन में है, पॉल्यूशन में है, कुछ लोग एक्टिव स्मोकर हैं, या एक्टिव स्मोकर नहीं है, कहीं से पेसिव स्मोकिंग, उनके जो आसपास के फ्रेंड स्मोकिंग करते हैं, या कोई ऐसे ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, हाँ ये बीमारियां उनको कुछ होगी, ब्रोंकाइटिस है या सीओपीडी है, तो हाँ उनके लिए दवाइयां जो होती है वो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, जो कि 2 टाइप के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, तो लार्जर एयरवेज होती है, मतलब 2 मिलीमीटर से बड़ी ट्यूब को लार्जर एयरवे बोलते हैं, और 2 मिलीमीटर छोटी ट्यूब को बोलते हैं स्मॉल एयरवे बोलते हैं। और ये छोटी ट्यूब का जो लंग का वॉल्यूम है, 80% हमारा लंग वॉल्यूम जो है वो स्मॉल एयरवे से बनता है, छोटी ट्यूब से बनता है, जो गैस एक्सचेंज में हिस्सा लेती है। तो अगर कोई पेशेंट अगर अस्थमा का है, रेस्पिरेटरी डिसीज का है, पुराना निमोनिया का है, इन पेशेंट को नेबुलाइजेशन अगर ओल्ड एज है तो, और अगर पेशेंट्स को अगर सिंपल अगर स्मोकर है और स्मोकिंग छोड़ चुका और फिर भी सिम्टम्स है, उसको चलने से सांस भर रही है, बलगम भरता है, उसको विंटर कफ होता है, स्मोकर्स कफ होता है, तो इन पेशेंट्स को बड़ी ट्यूब भी खोल सकते हैं, और छोटी ट्यूब को भी कुछ दवाइयां जो साथ में दी जाती है, जिनसे उनका लंग्स का वॉल्यूम बड़ा हो जाता है। उनका जो 6 मिनट तक वॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं, वो इम्प्रूव होता है। मतलब आपका जो पेशेंट बिल्कुल नहीं चल पाते थे थोड़ा सा, वो दवाइयों से बहुत ज्यादा चल पाते हैं। लेकिन ये जब तक दवाई दे रहे हैं तब तक, मतलब मेरे हिसाब से फिर आएगा कि जब तक आप अपनी सांस की कैपेसिटी प्राणायाम से, योगाभ्यास से नहीं बढ़ाएंगे, आप वहीं रहने वाले हैं जहाँ पे। तो दवाइयाँ एक टेम्पररी फिनोमिनन है जो आपके बीमारी को आगे बढ़ने से रोकती है, आपके सिम्टम्स को ठीक करती है। लेकिन लंग्स के वॉल्यूम का जो प्रश्न है वो हमारे डीप सांस लेने से है। वो कैसे सांस लेते हैं हम लोग, पेट से कैसे सांस लेना, कैसे हम ऐसा डायफ्रेगमेटिक मूवमेंट करें जिससे हमारे नीचे के जो एल्वियोलाई बिल्कुल नहीं खुल पाते। जब हम डीप सांस लेते हैं तो वो एल्वियोलाई खुल जाते हैं, लेकिन जो बलगम नीचे जमा हुआ है वो कपालभाति से ही या भस्त्रिका से निकलेंगे, ये जानना जरूरी है। माधुरी जी दुबई बोले। नमस्कार डॉक्टर, आई हैव 2 क्वेश्चंस. One is, what is the ideal inhalation exhalation ratio? Is it 6:4 or what is the ratio? And secondly, snoring की normal किसी को तकलीफ है तो is there any particular pranayam and which will help? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इसमें 2 चीजें हैं। जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो वो 1/3 होता है, और एक्सहेलेशन हमेशा होता है 2/3 होता है। जब हम सांस लेते हैं ये 1/3 हुआ, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो ये 2/3 होता है इसमें से। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद में उसका गैस एक्सचेंज का जो पार्ट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपने सांस ली और सांस एकदम छोड़ दी तो वो गैस एक्सचेंज का जो अच्छे से होना चाहिए वो, इसलिए जब गुरुजी बताते हैं कि हमें मतलब जो भी रेशो किया 6 हम लोगों ने ली है, 6 सांस ली है, और हम लोगों ने उसका 1/3 के बाद में 2/3 सांस छोड़ी है, उसके बीच में टाइम दिया जब अपने को गैस एक्सचेंज में ज्यादा से ज्यादा एल्वियोलाई खुले हो, ज्यादा गैस एक्सचेंज हो, तो इसका महत्व है। तो इनहेलेशन is 1/3 and exhalation is a 2/3. This is the normal physiology of a human being. लोग देखते हैं जो लोग कार्बन डाइऑक्साइड, जो ज्यादा एंजाइटी होती है, उनको क्या करते हैं, ज्यादा बार सांस लेते हैं, ऐसे लेते हैं, तो उनका क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा वॉश आउट हो जाता है, ऑक्सीजन उनका कम जाता है। तो ऐसे पेशेंट के देखे होंगे टेटनिक स्पाज्म्स होते हैं, माइंड एकदम शून्य में चले जाता है पेशेंट का, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। ये जितने भी रविशंकर जी के योगा है या सोहम वगैरह देखें हम लोग, उसमें जो एंजाइटी वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनको इतना ज्यादा चीजें करा देते हैं, सोहम पे कार्बन डाइऑक्साइड वॉश हो जाता है कि वो अल्कोलोसिस में चले जाते हैं। मतलब वो ना कोई सोचना, तो वो एकदम बॉडी का जो शिथिलता आ जाती है, कोई विचारों पे कंट्रोल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होने से हमारा मानसिक का जो है संतुलन, वो हमारे एंजाइटी लेवल को कम करता है, और ऑक्सीजन इंप्रूवमेंट होने से हमारे जितने भी फ्री रेडिकल्स बॉडी में होते हैं उनका वो
बाहर निकलते हैं, जो कि अब सब जानते हैं कि अब फ्री रेडिकल्स बॉडी में कितने नॉक्शियस होते हैं। वो स्मोकिंग से जाए, चाहे स्ट्रेस से जाए, हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, धमनियां होती है हार्ट को ब्लड देने वाली, उनके अंदर भी अगर वो मतलब इन्फ्लेमेशन है कोई ऐसा, तो उनके अंदर भी ऑक्सीजनेशन इंप्रूवमेंट से इवन ब्लॉकेज तक खुल जाते हैं लोगों के। तो ये जानना जरूरी है कि कैसा सांस का 1/3 और कैसा 2/3 छोड़ के हम लोग कितना उसको डीप सांस लेके टाइम दे, जितना एक्सेलेशन में, इनहेलेशन में हमारा गैस एक्सचेंज बढ़े। सेकंड क्वेश्चन की जो बात है, स्नोरिंग, खराटे। खराटे तो वैसे 40% जो लोग हैं 40 साल के बाद के एज के, 40% लोग स्नोरिंग करते हैं। लेकिन वो स्नोरिंग हमारे, तो लोग ऐसे बोलते थे साहब बच्चा थक गया है, या भैया बहुत काम करके आया है, शायद थक गया, इसके कारण से इसको गहरी नींद आ रही है, इसलिए इसको खराटे आ रहे हैं। अब वैज्ञानिक तौर में ये जान चुके हैं कि कुछ खराटे होंगे, वो होंगे, उसको बोलेंगे जेंटल स्नोरिंग, यानी वो ठीक है, मतलब वो ज्यादा बॉडी को खराब नहीं करेगी। लेकिन जो स्नोरिंग जिसके कारण से अगर रात में विटनेस टेपनिया है, मतलब सांस रुकी हुई लगे रात में सोते समय, लाउड स्नोरिंग हो और एकदम सांस चोक हो ऐसे, और एकदम अराउजल हो, और अगर ऐसे पेशेंट का ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया है, और साथ में उसको बीपी मतलब हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया और ओएसए बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो ऐसे पेशेंट को जिनको दिन भर झपके आती है, बीपी की दवाइयां 1 से 4 चल रही है, कंट्रोल नहीं, डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, थायराइड कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को ये स्लीप एपनिया देखना चाहिए। इसको बोलते हैं सिंड्रोम जेड बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट को ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया, स्नोरिंग है और बहुत सी दवाएं चल रही है, तो मेरे को लगता है कि इस पेशेंट को किसी चेस्ट एक्सपर्ट को दिखा के, ईएनटी एक्सपर्ट को दिखा के, उसको खराटों के कारकों को जान के करना चाहिए। तो उसमें एक तो प्रॉब्लम है, जो आपका पास का पार्टनर सो रहा है उसको नींद नहीं आएगी खराटों से, और जो सांस रुक रही है, वो सांस रुकने से जो ऑक्सीजन जो जाना चाहिए बॉडी में वो नहीं जाता, इसलिए बॉडी में फ्रेशनेस नहीं आती। और जब हमारी सांस यहाँ रुक जाती है तो हमारा जो गंदा खून है, वो विनस ब्लड, जो ब्लड हार्ट में नहीं आता, और जो हमारी हार्ट की रेट जो 60 से होना चाहिए वो 60 से कम होती 55, 55, 50 चली जाती है। और जैसे ही आता थ्रेशोल्ड आता, जब ऑक्सीजन कम होती है बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, तो ब्रेन सेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और हमारी डीप नींद टूट जाती है, जिसके कारण से जो आपका बीपी, जो हार्ट का रेट था जो 60 से 100, वो 55 से 120 जर खाता, तो मतलब पूरा हार्ट जर खा गया, पूरा ब्लड वेसल्स, पूरा ब्लड ब्रेन तक। इसलिए जो पेशेंट स्ट्रोक के हैं, जिनको पक्षाघात हुआ है पेशेंट को, या पेशेंट जो है जिनको कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, जिनके हार्ट की 2-4-6 दवाएं चल रही है, एंजियोप्लास्टी जिनकी हो गई है, और जिनका डे का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और बाबा परेशान होते हैं, तो उनको स्लीप एपनिया का ये डायग्नोसिस रूल आउट करना चाहिए। बच्चों में भी कॉमन प्रॉब्लम है उनमें, लेकिन वो बच्चों में एडोनाइड्स बढ़ जाते हैं। ये ईएनटी वाले जो नाक की सर्दी हुई और सर्दी कारण, जैसे किसी को चोट यहाँ लगी तो बगल में ग्लैंड बढ़ जाती है, वैसे ही जो नेजल एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं, नाक की सर्दी के बाद में एक एडेनॉइड बढ़ जाते हैं। वो बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम है जो खराटे लेने वाली। और कुछ होंगे जो ओरोफेरिंग्स है, जिसका जबड़े ठीक नहीं हो, मार्फन सिंड्रोम है, जिसकी ठुड्डी आगे हो या पीछे हो, बड़ी जुबान हो या बड़ी टॉन्सिलर ग्लैंड्स हो उसकी बड़ी बड़ी हो, या छोटी जुबान काफी बड़ी हो, तो ये मुख्य कारण है जो स्नोरिंग के कारण है। इसको ढंग से इवेल्युएट करना चाहिए और इसका इलाज है, और इसका इलाज को ढंग से मेडिकल साइड से लेना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू डॉक्टर। एनीबॉडी वांट टू आस्क? माधवी, रूपा जी। Yes, Rupa. Hello, doctor. Hello. Yeah, I have a relative who's just recovered from COVID. They got lung fibrosis from this. Is there any cure for lung fibrosis, or you just have to live with it then? Lung fibrosis after post-COVID is a normal phenomenon. We are used to see many patients who has been recovered from the COVID, but nowadays that the virus has caused that injury to the lungs. They are irreparable. Irreparable means it is now converted into the fibrosis. So better to start the anti-fibrotic drug initially. As soon as you recovered from the COVID-19
this inflammation and your because in the first week of the infection there is a viral replication, and in the second week there is a formation of many of the cytokines, mediators, inflammatory mediators, and they're causing inflammation into the lungs. And gradually the inflammation part is covered by the antiviral drugs and many steroids. And but that virus has already caused the injury to the lungs. And that time you need a steroids to use so as to reduce the level of fibrosis. Antifibrotic drugs are available in the form of fibridone, that is pirfenidone. Pirfenidone is a drug which is antifibrotic, and it has to be given for at least 2 to 3 months of therapy so as to reduce the fibrosis and its later consequences as a hypoxia, as a complications of coughing, because many mediators are coming, like they are having even they have recovered from the COVID-19, but even they have the low grade fever, shortness of breath, and very weak bodies. And so I think a proper therapy should be given under a very super specialized doctors. Okay, because she was just told that you have to live with it now. So Yes. This is what I was finding. It's surprising that is there no cure for this? If you start initially the drug, so yeah. you can prevent the fibrosis. But once the fibrosis has occurred, fibrosis means irreparable tissue. That lung tissue is not going to take participation in the gas exchange. So you can halt the progression, and you can halt the formation of the this fibrous tissue when you are starting initially these drugs. Oh, I see. So now there's no need for her to do all this. She just has to live with it. Once it is fibrosis, then because it is a newer for us, because there's a two entity. One is the idiopathic pulmonary fibrosis, which come across, and second is many patients are having this rheumatoid arthritis and all, and they're also causing the small lungs, rheumatoid lung also. And the third part is when you are not knowing any of the cause, idiopathic lung fibrosis. So these are the entity known already, and over this now this COVID-19 pandemic, this lung fibrosis is a very big challenge as a pulmonologist and for the community. Oh, okay. Thank you for your information. I will share Thank you. if you want. Yeah. Last. Thank you. Yes. Thank you. Yes, नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार। मैं एक चीज पूछना चाहती थी, बच्चे घर में दांत पीसते हैं ऐसे रात में सोते समय, तो उसका कारण और क्या वो ठीक हो सकता है? ये जो बच्चों के दांत किटकिटाना या रात में दांत पीसना है जैसा करते हैं पूरा। हाँ, दांत पीसना है, या पेशेंट बहुत होंगे जो रात में, जो हम लोगों में से भी कुछ लोग होंगे जो रात में सोते समय पाँव पटकते हैं ना, मतलब पाँव को पटकते हैं बिस्तर के ऊपर। इसको बोलते हैं जो दांत किटकिटाने को बोलते हैं ब्रिक्सिज्म। जो बच्चे होते हैं, ये बेसिकली NERM डिसऑर्डर है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट डिसऑर्डर है। ये पेशेंट्स के अंदर यूजुअली जब वो नींद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, जब वो डीप नींद के पहले ही जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट के अंदर होती है, जिसमें हमें विविड सपने आते हैं, हमें जिसको याद नहीं रखते हैं, बहुत सी बार याद नहीं रख सकते ऐसे सपने। तो ऐसे यूजुअली तो हमारे यहाँ जो पेट में लोग बोलते हैं कैल्शियम की कमी होगी, पेशेंट को डीवर्मिंग करते हैं, पेशेंट को मतलब लगता है कि बच्चा में पेट में कीड़े होंगे तो उसको पेशेंट को डीवर्मिंग करते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट करते हैं। ये रूटीन थेरेपीज होती है। लेकिन उसके अलावा भी अगर पेशेंट को कुछ ऐसे स्नोरिंग है या बच्चे की नाक की सर्दी बनी होती है और वो दांत किटकिटाता है, तो मुझे लगता है कि वो नॉन रिपीट आई मूवमेंट के डिसऑर्डर में ब्रिक्सिज्म तो नहीं है, वो दिमाग से निकालना चाहिए। नहीं, वो ऐसा तो सर्दी भी नहीं होती है, कैल्शियम और ये डीवर्मिंग वगैरह का तो ऑलरेडी उसमें कोई रोल नहीं, मतलब नहीं है कमी, पर फिर भी उसके दांत करते हैं, पीसते हैं। वो यूजुअली नॉन रिपीट आई मूवमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। मतलब ये तो ब्रेन के अंदर उसका जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हो जाता है। बाकी मेरे हिसाब से योगा का ऑक्सीजनेशन इंप्रूवमेंट करें, प्रॉपर नींद पे समय से जाए, प्रॉपर नींद से उठे,
और मेरे हिसाब से ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, और दवाइयाँ का बहुत ज्यादा असर नहीं है इसके ऊपर। वो लोग तो मुंह में फिर वो लगाते हैं वहां पे ओरल अंदर। अप्लायंसेस, जी वही मैंने बोला, वो मतलब उसको पेशेंट को स्लीप एपनिया है, ये स्लीप एपनिया ना, जो नाक, जो मेरी बात बोल रहा था, ये सोते समय सांस के कुछ ऐसा रुक जाती है। ओरल अप्लायंसेस से क्या होता है कि वो पीछे का फेरिंजियल मसल का कोलैप्स नहीं होता, और जुबान का पिछला हिस्सा, इसको रेट्रोफेरिंजियल स्पेस बोलते हैं, उसकी स्पेस काफी बढ़ जाती है, तो ऑक्सीजनेशन इंप्रूवमेंट होता है उसके अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड ढंग से निकलती है। खराटे तो है ही नहीं बच्चे को, फिर भी ऑक्सीजन इंप्रूवमेंट होने से शायद कुछ बच्चे उसमें ठीक हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के ऑक्सीजन ढंग से जाए बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड ढंग से निकले, और सोते समय अगर कुछ कोलैप्स होगा तो वो स्पेस इतनी बड़ी रहे कि ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम नहीं है। Very good. Anybody over want to ask last question? Tina. Poonam ji, just after Tina. Yes, Tina. Yeah. Thank you very much for all your valuable insight, Dr. Sir. Just one thing, like the lady mentioned, I also have the habit of grinding my teeth in the night. And what I've started doing is I wear a guard now because my dentist told me that I can otherwise, it can affect my enamel. So I am actually wearing that and sleeping every night. But then I would really like to know that is there a way that I can get rid of this habit? Because, subconsciously you don't know that you're doing that. As I already mentioned you, because this is more usually occurring in the pediatric segment, before the age of 12 years or like this. Adult bruxism is it is not so frequent, because many times what happens, the acid also coming upside, like because many times you get the acid upper airway, and many times this because pathophysiology will be remain the same. It is a non-repeat eye movement disorders. It is a connected to the sleep basically. When you are not having a proper sleep, then you will having this problem. And doctor has already mentioned you, because sometimes in a adult population, if your teeth like this way, you can grind your all enamel or this teeth and calcium formation. So I think you just consult your doctor for this better way to exclude your GI reflux, or sometime or some obstruction the pharyngeal muscles and OSA like to be blocked. So pranayam again going to use for, because you get the deep breathe in and out, and your nose is clear, your oropharyngeal muscles are clear, your GI function up. If you are taking your last meal before the 3 hours of sleep in the evening time, though you can ride off your gastroesophageal reflux, and you should avoid all these fatty foods, like which can also be culprit for the reflux disorder and causing this enamel problems and bruxism also. Okay, thank you very much. Thank you. Yes, Poonam ji. Poonam ji. नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल था कि जैसे एलर्जी से जब हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसके लिए कुछ खास, उसके लिए भी प्राणायाम, अभी जैसे मैं गुरुजी के साथ कर रही हूँ तो मैंने नोटिस किया कि मुझे काफी अपने आप में फर्क लगता है। तो जैसे टॉन्सिलाइटिस और एलर्जी अगर हो तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक करना चाहिए? क्योंकि यूजुअली नेजोब्रोंकल एलर्जी होती है, मतलब बहुत से पेशेंट्स होंगे जिनको नाक के सर्दी से चालू होती है प्रॉब्लम, उनमें से इचिंग, स्नीजिंग, रनिंग, ब्लॉक नोज होती है, 4 सिम्टम्स हैं। इसके 3 कनेक्शन है। स्टेशन ट्यूब ब्लॉक होने से आपके कान में इचिंग होती है, मफल साउंड्स आते हैं। नेजोलैक्राइमल डक्ट होती है, आप रोते हैं तो नाक से पानी आता है, तो अगर नाक बंद है तो आपके आंखों से लालपना आएगा, पानी आएगा। और जब नाक बंद होती है तो हमारा सारा सिक्रेशंस गले में आता है, और धीमे धीमे ये सांस नलिका के अंदर भी ब्रोंकोस्पाज्म्स होते हैं। तो ये पैसेज मतलब नाक से चालू हुआ, और अंदर के पैसेज में भी स्पाज्म और कॉन्स्ट्रिक्शन होंगे। तो मुझे लगता है कि प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि 3 चीजें हैं। मतलब एक तो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, जिससे आपको एलर्जी उससे दूर रहे, खास में हवा में उड़ने वाले एलर्जन में से परागकण होंगे, पोलन्स बोलते हैं, फंगल मोल्ड्स होंगे, सीलन बोलते हैं, और कुछ होंगे डस्ट होगी, मतलब माइट्स वगैरह ना। और तो इनके एलर्जी के टीके बन जाते हैं, एलर्जी के शॉट्स बनते हैं, अगर वो आपका डॉक्टर गाइड करता है कि आपको इन चीजों से एलर्जी है। आपको दवाइयाँ, जो मेन स्टेज दवाइयाँ होती है, मतलब पहला तो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, अगर आपको खटे से एलर्जी है उससे दूर रहना, तो दूर रहे, तो एलर्जी होगी नहीं। मिल्क से एलर्जी है, आपको दूध नहीं पे तो एलर्जी होगी नहीं। सेकंड है फार्मेकोथेरेपी, यानी मिनिमल दवाइयाँ, जिससे हमारे सांस की नली, ये जो इन्फ्लेमेशन है वो ठीक ठाक रहे, चाहे यहाँ पर चाहे ब्रोंकस के अंदर। और तीसरा है, उसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी, एलर्जी के शॉट्स जो होते हैं, जो कि
सबलिंगुअल देते हैं, जुबान के नीचे देते हैं, जिससे हमें लड़ने की क्षमता बढ़ती है, तो धीमे धीमे एलर्जी हमारी कम होती जाती है, वो सब्सिक्वेंट एलर्जन के एक्सपोजर में हमें प्रॉब्लम नहीं होती। ये तो पूरा थेरेपी से, लेकिन अब ऑल फिर भी आप अपने लंग की कैपेसिटी बढ़ाना चाहेंगे, आप सांस का प्रक्रिया कैसे लेते हैं वो बढ़ाना चाहेंगे, गैस एक्सचेंज बढ़ाना चाहेंगे, तो फिर से बात आएगी योगा अभ्यास की, और वहाँ पे प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं, और उससे आपका एंग्जाइटी लेवल कम होता है, आपके नेजल सिक्रीशंस ठीक होते हैं, आपके नीचे के बलगम जमा वो क्लियर होते हैं, आपका गैस एक्सचेंज इंप्रूव होता है, तो शायद सारे पैरामीटर्स में आप उसका बेनिफिट पाते हैं, आपकी दवाइयों का मात्रा कम हो जाती है, और जो माइल्ड वाले को तो थोड़ी बहुत दवाई में योगा अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। गर्म पानी पीना, डस्ट एक्सपोजर से ठीक रहना, नए परफ्यूम्स वगैरह डिओडोरेंट्स यूज नहीं करना, कुछ दवाइयां हैं जो लोग यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर से, दर्द वाली दवाइयां, उनसे भी कई लोगों को ब्रोंकोस्पाज्म, एस्पिरिन से स्पाज्म्स होते हैं, कोई पेट एनिमल्स होंगे घर में, उससे अवॉइड करना चाहिए। तो आई थिंक ये थोड़ा मतलब ऐसा अवॉइडेंस, मिनिमल दवाइयां जिससे साइड इफेक्ट नहीं हो, और एक इम्यूनोथेरेपी और योगा अभ्यास, ये सब मिला के आप बिल्कुल परफेक्टली अपना दवाई को बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, how valuable feedback you had given and suggestions you had given, and totally overall I am very happy. So all the are taking the pranayam and giving the importance nowadays. Before, if you अगर हम 5 या 10 साल पुरानी बात करें तो no doctor believe in the pranayam and yoga, but nowadays the young generation doctors are there believing in the, you do the yoga, you do the pranayama, you will clear your, wash out your CO2 level by your own power. If any problem, then you come to me. So we just salute such type of doctors here. ये लोग ही आज की तारीख में जो ये हमारा विष्णु स्थान है, तो these are the विष्णु अवतार के रूप में है यहाँ पर, ये धरती पर। तो कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो कहीं ना कहीं आपके लंग्स को ठीक करने वाला है, वो लंग्स का स्थान हम विष्णु को देते हैं, क्योंकि विष्णु ये पूरा पालनहार है प्रकृति का, तो शरीर का पालनहार विष्णु है। अगर इसमें दिक्कत आती है तो विष्णु के अवतार के रूप में डॉक्टर साहब मौजूद रहते हैं, जो आपको लंग्स के बराबर एक्सरसाइज बता रहे हैं, योगा बता रहे हैं, वक्त आने पर आपको क्लिनिकली हेल्प कर दवाई के माध्यम से भी आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को क्लीन करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मैं पिछले 2 साल से रेगुलर योगा कर रहा हूँ, और मैंने भी 21 जून को योगा डे होता है, एक योगा की एक बड़ी मतलब वो सिंपल हो, तो मेरे मरीजों के लिए बने ही छोटी सी, तो ये YouTube पे भी अवेलेबल है, डॉक्टर प्रमोद जो डालेंगे, तो उसमें बहुत से वीडियोस हैं अर्टिकेरिया के, अस्थमा के, लेकिन योगा में बहुत बताता हूँ पेशेंट को कि आप दवाई तो लो लीजिए, लेकिन दवाई से ज्यादा बेनिफिट, अगर आप दवाई कम करना चाहते हैं तो योगा अभ्यास बिल्कुल नहीं छोड़ें, भले से आप 1 घंटा काम कम करें, लेकिन आपकी इफिकेसी इतनी बढ़ जाएगी, आपका आधे घंटे में वो काम डबल कर सकते हैं। तो मेरे को योगा अभ्यास बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है, जो हम बिल्कुल भूल चुके हैं, हम दवाई पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, हम हर चीज को चाहते हैं इंस्टेंट रिलीफ हो। हमें भगवान ने, हमारे पूर्वजों ने इतनी अच्छी विद्या दी हुई है, जिसका हम बहुत सिंप्लीफाइड में आप सर के गाइडेंस में हम लोग कर सकते हैं, और उसका भरपल्ले यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सफर, आपने मुझे इस मौका दिया मंच पे जुड़ने का, थैंक यू सो मच। लिंक मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं ताकि इन सब लोगों को बोलूं तो आप लोगों को भी लाभ मिले। कंचन जी, थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए जी, हमारी जन मैडम। कंचन अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो, यू नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। गुरुजी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं सिर्फ डॉक्टर जी को बोल रही थी कि थैंक यू वेरी मच, इसके लिए मैंने थोड़ा क्लैप कर दिया था और मैंने ऐसे किया था, तो मैंने कहा थैंक्स अ लॉट, इट वाज अ वेरी गुड सेशन। एंड मुझे भी थोड़ा एक्चुअली प्रॉब्लम है फॉर लाइक ब्रीदिंग टाइप, but then I'll just go to your YouTube and I'll probably start doing that yoga and pranayams. Thank you Guru, thank you sir, thank you doctor ji. जितने लोग सिंगर हैं उनके लिए बहुत जरूरी है लंबी गाने के लिए। मैं भी मेरी सिंगिंग इतनी इम्प्रूव हुई सर इसके बाद में, मैं मतलब गाने किशोर जी को, कुमार सानू जी को गाने गाता हूँ मैं। मतलब आप ये सिंगर्स के लिए, टीचर्स के लिए, जो बहुत सी दवाइयाँ खा रहे हैं, वो सबके लिए आप कितनी साइकिलिंग चला लो, कितने ही गेम खेल लो, लेकिन योगा का बहुत रोल है, और इसको आपको दैनिक दिनचर्या में एसेंशियल चीजें हैं, इसको रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। We are also collecting every day 8:30 to 9:30, और उसमें हम प्राणायाम योगा सब कुछ करते हैं। बहुत बढ़िया सर। ये भस्म योग जिसको बोला हमने, भस्म योग प्रोसेस है, वो जो लंग से कनेक्टेड है, अलग अलग रिदम है ब्रेथ की, और कभी हम मिले आपको,
हम बताएंगे, आपको इनवाइट करेंगे अगेन। और आज आने आपका समय देने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। And we are very happy to see you that beside the medicine knowledge, you are forcing to do the pranayama and yoga. This essentially, sir. Essentially. डॉक्टर साहब, मैं जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि 10 साल पहले कोई डॉक्टर सजेस्ट नहीं करता था कि प्राणायाम करो, मेडिसिन ले लो। They not ready to bother. डॉक्टर को टाइम कहाँ है सर? उनके पेशेंट की ओपीडी इतनी फास्ट चलती है, उसको क्या बात करने के लिए टाइम नहीं होता सर। इसी प्रॉब्लम है। तो पूरा ट्रीटमेंट बता ही नहीं पाते ढंग से कि क्या दवाइयाँ, क्या बचाव, कैसे आप दवाएं कम करोगे, कैसे जीवन में, और आगे उसके बारे में कोई चर्चा एकदम नहीं हो पाती। तो वो जब एजुकेशन के सेशंस होते हैं, जब बहुत से प्रश्न आते हैं, तो लोग सुनते हैं, जो योगा करते हैं या जो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, जब वो अच्छा बोलते हैं कि बच्चा साहब स्कूल के 5-5 दिन मिस होते थे एक महीने में, और जब से ट्रीटमेंट लिया तब से इतना एक्टिव बच्चा हो गया है, दवाई भी कम खाता है, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डॉक्टर को डिस्कस करना चाहिए, और हमें भी उस बारे में पूछना चाहिए कि योगा का या और क्या बचाव करें सर, जिससे हमारी दवाएं कम हो। Thank you very much, Dr. Sir. Thank you, sir. Thank you so much. If your time allows, then you can join with further 10-15 minutes to us. Then we do the process for the chest, only how to repair your chest problems. इसके लिए जब आपके पास समय बराबर रुके, धन्यवाद, बहुत बहुत आपको साधुवाद। Thank you, sir. Thank you, sir. आपका समय हमको दिया है। There is a timing for समय हमको, लेकिन न जाने कितने लोग आपके योगा करेंगे। Thank you very much. Thank you, sir. So now today's Vishnu avatar, normally we can see read in the books. These are the people. विष्णु अवतार ये हैं लोग जो आपको इतनी सरलता से, सहजता से आपको समझा के जा रहे हैं, लेकिन हमें वो निगाहें नहीं। हमें वो डॉक्टर पसंद आता है जो ज्यादा दवाई लिख के देता है। अरे वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई तो लिखी ही नहीं, पैसे ले लिए, वो बोल दिया योगा करो। हम ये करते कि पैसे दिए हमने, तो जस्ट वी नीड सम मेडिसिन। आज चूंकि हमारा 4th रूम का डे है, आज आपने क्लिनिकली देख लिया, डॉक्टर इतना वेल नोन नेम है, आप इनका नाम गूगल करिएगा, मैं आपको लिंक डाल दूंगा इनका पूरा। इस 100 बॉम्बे के ये में रह चुके हैं, अगर 25 साल से यहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तक इनका खुद का एक क्लिनिक है, बड़ा लार्ज हॉस्पिटल है। ये भी आकर बोलते हैं कि प्राणायाम योगा करो तभी आपको जल संबंधी है। तो अब आप फोकस करो, आपका डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस करो, प्राणायाम करो, जो सिखाए भस्म योग करो, बीमारी की मजाल कोई आपके पास आ जाए। पहले तो आपको अपने आप को खुश रखना है, स्वस्थ रखना है। तो आज हमारे 4th रूम की चर्चा में आज मैं आपसे बात करूंगा। 4th रूम हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है लंग्स को। लंग्स के साथ साथ ये पूरे पोर्शन को, कि लंग्स जो है ऑपरेशन पार्ट करते हैं, और पानी का स्थान भी इधर ही है। That's why the place is related with the mother. माँ को उसके फीट से जाना जाता है कि माँ बनती है वो फीट कराने से, तो इस स्थान को माँ को डेडिकेटेड है। 4th रूम लंग्स जो पूरी दुनिया चलाती है, वो आपका शरीर चलाता है, और माँ जो आपका पूरा जीवन संवारती है। तो ये कॉम्बिनेशन भी हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे बनाए होंगे मुझे विश्वास है। कर्क राशि का था, 4th हाउस है, 4th हाउस रिलेटेड टू योर लंग्स। You can purify your whole body, and with the help of your mother, you can heal your all bodies and worries. तो आज आइए हम टोटल ओवरऑल लास्ट में एक चीज कहूंगा मैं आपको कि प्राणायाम पे आकर वही चीज रुक जाती है। हम आपको बार बार बोलते हैं, assume your navel area as nostrils. आप यहाँ से अपने एब्डोमिनल मसल से यूज करके सब श्वास लेते हैं, तो आपकी ये ग्लोब खुलते नीचे वाले। जब हम कहते हैं आप सेंटर पॉइंट चेस्ट पर ध्यान रखें, यू थिंक एज्यूम योर नोस्ट्रल्स आर हियर, तो आप जब ये यूज करते हैं तो ये ऊपर वाले लोब्स खुलते हैं, और फेस से काम पूरे करते हैं, लेकिन वो लोब्स को खोलना हमारा प्राणायाम का प्रमुख उद्देश्य, वो भले भस्त्रिका हो, कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, हाउ यू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ योर लंग। अगर आपकी श्वास लंबी हो गई तो स्वाभाविक है जीवन लंबा हो गया, क्योंकि गिनी गिनाई सांसें हम लेकर आ रहे हैं। एक कछुआ एक सांस को 1 साल में छोड़ता है, तो वह उसका जीवन दीर्घायु होता है। हमारा जीवन दीर्घायु करना हमारे हाथ में। अगर हमारी श्वासों को कंट्रोल में करा, श्वासों को कंट्रोल में करा, तो 4th रूम का जो माइंड कैरेक्टर है, माइंड, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज आवर ब्रेथ इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ आवर माइंड। When we are in the aggression mode, our breath,
become fast. When are in a electricity state, short. And we are in the normal, we just is a normal breath. So today we just again go to the heal our fourth room with the help of pranayama, and we exhale our all negativity respect of as a carbon dioxide, but all other bother and vibration which we collected, उसको भी हम बाहर निकालेंगे. एक बार तैयार हो जाए, दोनों हाथों को रब करके, rub your both hands. Love your face. Keep your hand on your face. Now we start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. कितना अच्छा लगता है ना, हम अपने आप को शाबाशी देते हैं. Keep the both hand like this. दोनों हाथों को ऊपर करें. जैसे डॉक्टर साहब ने बनाया, रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से आदमी का उम्र का इंपैक्ट नहीं पड़ता. सीधा रखें रीढ़ की हड्डी. स्ट्रेच योर होल हैंड अपर. सम फोर्स इज पुलिंग यू अप. कोई शक्ति ऊपर खींच रही है. जाने दे दोनों हाथों को ऊपर, और जाने दे, और जाने दे. रिलैक्स. आंखें बंद. धीरे से अपना ध्यान अपनी छाती के मध्य बिंदु पर ले आए. Your heart chakra, center point of your chest. Assume your nostrils are in a place of your center point of chest. आपकी छाती के मध्य बिंदु पर आपकी नासिकाएं हैं, यह मानकर चेस्ट मसल को यूज करते हुए एक लंबी गहरी श्वास भरें. होल्ड and release. Do it 5 times. Inhale, hold, पूरा ध्यान अपनी चेस्ट पर. हर inhaling breath, every inhaling breath charging your body, every exhaling breath relaxing your body. हर अंदर जाने वाली श्वास शरीर को एक शक्ति देगी, बाहर जाने वाली श्वास शरीर को आराम देगी. इस अनुभव के महसूस करें अपनी श्वास के द्वारा. एक लंबी गहरी श्वास भरें, होल्ड and release.
लंबी गहरी श्वास भरते रहें और खाली करते रहें। Become aware of your हार्ट चक्र, छाती के मध्य बिंदु पर ध्यान, अपनी मां के चेहरे पर ध्यान। Visualize your mother face in a center point of chest. अपनी मां का चेहरा छाती के मध्य बिंदु पर महसूस करें। कोई भी बीमारी, शरीर का दर्द, कोई भी पीड़ा, any pain in the body, surrendered in the feet of your mother. अपनी मां के चरणों में आपकी जो भी व्याधियां हैं छाती के मध्य बिंदु पर समर्पित करें। Just surrendered your all botheration, worries related to your health. कोई रिश्तों का दर्द, रिश्तों का अभाव इस शरीर से जुड़ा हो, उसे भी याद कर मां के चरणों में समर्पित करें। Surrendered in the feet of your mother. Relax the body. मन जहां जाना चाहता है जाने दें। शरीर को विश्राम मुद्रा में रखें। Relax your body and watch your breath. एक साक्षी भाव से अपने श्वासों के आवागमन को देखें।
रोम रोम में पूरा ध्यान छाती के मध्य बिंदु पर। ओम ओम है श्वास श्वास में बोल, हरि बोल हरि बोल। रोम रोम में ओम ओम है श्वास श्वास से बोल, हरि बोल हरि बोल। हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल। रोम रोम में ओम ओम है श्वास श्वास में बोल, हरि बोल शिव बोल शिव बोल, हरि बोल। हरि 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 बोल, शिव बोल शिव बोल। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो become aware of your name। अपने नाम पर अपना ध्यान, इस नाम से जुड़े शरीर पर अपना ध्यान। And take your own time, you can open your eyes slowly, आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते अपनी आंखें खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज। पानी का ग्लास। थिंक अबाउट योर मदर फेस। पूरी ममतामयी मुस्कान, मां का चेहरा आंखों में। वह मां जिसका रोम रोम कर्जदार। मां को प्रणाम करते हुए, मां का चेहरा याद करते हुए पानी का सेवन करें। ड्रिंक योर वाटर, थिंक अबाउट योर मदर। Good. Intentionally, I am bringing the all doctors. I left it the neurology. May possible I will bring them. Second room, sense organs. The lord of second room
As Sir Kalpurush is Venus, but Lord of your second room in outer world, your ENT doctor. Third room, Gemini, represent your shoulder and head, but main doctor, your orthopedic surgeon or any doctor. Today, fourth room, represented by the Cancer, moon element, water element, lungs. Today we invite the doctor, Pramod Jhawarji, who guide us. Because I believe that all doctors those are here and coming and every day. They are also like avatar. Sometimes when we come in the trouble, जब हम तकलीफ में आते हैं, तो हमें भगवान सिर्फ डॉक्टर में दिखता है. हाँ या ना? तो भगवान का रूप भी समय समय पर बदलता रहता है. देखो हम क्या है हमारा ना, वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग, नॉट ऑल डॉक्टर्स. ये ऐसे डॉक्टर्स लोग हैं, आप गूगल करके देखिए इनके नाम का, ये कि मतलब मिलने को तैयार नहीं होते हैं. और पेंडेमिक टाइम में तो, लेकिन कुछ कृपा ऐसी है ऊपर वाले की, कृपा नहीं अपनी मंशा है, मेरी इच्छा है ऐसी कि मेरे परिवार के लोग जो आते हैं इनको कोई मार्गदर्शन मिल जाए. तो आप देखिए वो आ गए. कल हुआ तो कार्डियोलॉजिस्ट को इन्वाइट करेंगे हम, जो हृदय के बारे में, क्योंकि 5वें नंबर की यात्रा करेंगे हम. 5th रूम मेडिटेशन करेंगे हार्ट की. हाँ बासु जी, वुड लाइक टू से समथिंग? यस बासु जी. Hello. Yes, Basuji. Can you hear me? Yes, everybody here. Yeah. So today is the day of Vishnu, so I want to tell a few lines from the Vishnu Sahasranam. Very good, very good. I am very happy that someone come forward. For not that he benefited, we all benefited. Yeah, Basuji, most welcome. So मैं 4-5 line बोलना because it is a very big thing. The Vishnu Sahasranam is very big. So in the name of Vishnu, I am taking Vishnu Sahasranam Stotram. Shuklam Dharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayat Sarva Vigno Prashantaye Jasvadirada Bhaktyada Parishadda Parasatam Vignan Niganti Satatam Vishwakshenam Tamasraye Vyasang Vashishta Napranam Satrin Potrana Kalmasham Parasratajam Bande Sukatatam Taponidhim व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमः वै ब्रह्म निधये वैशिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ओम नमो विष्णवे प्रभ विष्णवे. एंड लास्ट में गुरुजी तो थोड़ा लाइन है बिकॉज ये बहुत बड़ा है. राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामो वरानने. अति सुंदर. Just see the power of mantras. You feel? Just give a clap for Anandji. How beautifully he chanted, and especially if you, I think I saw the Jaya in the US. How beautifully chanting the my God is Sai Charitra. The other people, those are surrounded, you are watching very closely. Who is she? Tomorrow, Jai, possible, just you chant with us, for us. Okay. It's today's Basuji started. So I want that everyone come forward. हर व्यक्ति कोई आ गया है. ये मेरा कार्यक्रम नहीं है, आप सब लोगों का है. इसको अच्छा बनाना हमारा काम है, हम सबका काम है. जैसे बासुजी ने किसी ऊर्जा अलग बहा दी. Everybody feel it ना? Yes. है ना? तो अगर आखिरी में मैं मेरा प्रयास करता हूँ, लेकिन मंत्रों के हिसाब से उसमें ऊर्जा में बढ़ावे होती तो अच्छा ही ना, है ना? तो कल जया जी से हम सुनेंगे. रियली जया जी, और एनीवन हु कैन पार्टिसिपेट वांट टू से चेंज द मंत्र इज मोस्ट वेलकम. और कोई भी मंत्र के अलावा भी कोई चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है, प्लीज 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 आप मुझे बोले. यस, ओके. तो टुमारो इज द कार्डियोवास्कुलर हार्ट फादर एलिमेंट. देखिए, आप अगर अपने शरीर के अंगों से बात करेंगे, अंग आपसे बात करेंगे, अगर तकलीफ होगी तो जिस प्रकार आपका बच्चा, बहुत गहरी बात करो, आपका बच्चा टॉयलेट आने पे पहले आपको बोलता है मम्मी जान, और अगर बाय चांस वो
है अपनी नेकर में तो हम डांटते हैं, क्यों नहीं बताया पहले? तो ध्यान रखो ये आपके अंग भी आपके बच्चे हैं, अगर अंगों में कोई दिक्कत आई वो पहले आपको अलार्म करेंगे, सब्जेक्ट टू आप उनसे बात कितना करते हैं। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ आज की तारीख में। हाउ मच यू आर कनेक्टेड विद योर ऑर्गन्स। आपके शरीर के अंग भी आपके बच्चे समान है। और चेस्ट है, आपका सांस का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको इंडिकेशन मिलेगा पहले। और इसे प्रकृति ने शरीर ऐसा बनाया कि इंडिकेशन मिलता है, लेकिन हम हमारी आपाधापी में उस इंडिकेशन को भूलते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। से आवर ऑर्गन्स को गुस्सा क्यों आता है? किडनी को गुस्सा क्यों आता है? पानी नहीं पीते 5-6 ग्लास, कैसे वॉशआउट करते? स्टमक लीवर को गुस्सा आता है जब आप 10-10, 11-11 बजे तक भूखे रहते हैं, एंगर मोड। हार्ट चलता रहता है, बोले कुछ तो मेरी मदद कर, वॉक कर आधा घंटा, वो भी नहीं करते। यस, आप अपने आप पर ध्यान दें, अपने अंगों को अपने परिवार के बच्चा मान के चलें। मेरा पूरा विश्वास है आपके अंग जैसा चाहते चलेंगे। कैसा लगता है अपने आप को शाबाशी देते हो आप? बस हमेशा जमाने को हम दूसरों को शाबाशी दे के आए, हम अपने को शाबाशी देंगे, अहंकार नहीं करेंगे। क्योंकि ये शरीर भी न जाने कितने लोगों के काम आ रहा है। अगर आप एक माँ है तो बच्चों के काम आ रहा है, वो बच्चे का जीवन अधूरा हो जाएगा अगर माँ का शरीर नहीं होगा। तो इन्हीं सब रिश्तों को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए, एक अच्छी स्माइल के साथ, सरेंडर योर ऑल बोदरेशन वरीज टू मी, आई एम रेडी टू टेक इट, जस्ट कीप स्माइल विथ यू। आप खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। कल मिलते हैं हम 8:30 बजे। ब्लेसिंग्स।